राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वृंदावन प्रॉपर्टी शो में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से रहता है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि कैसे वृंदावन में हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कैसे खुद को श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, किस तरीके से श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि वह ईश्वर के पास रहे, ईश्वर के समक्ष रहे और उनका आशीर्वाद हरदम उनको प्राप्त होता रहे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी ये जान पाते हैं कि यदि आप वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसको कैसे खरीद सकते हैं, कहां खरीद सकते हैं, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके से कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और कौन कौन से नए प्लान वहां पर आ रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे मास्टर प्लान के बारे में, जिसके बारे में आप तक जानकारियां पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने वृंदावन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, राधे राधे। दर्शकों, आज हमारे साथ एक और खास मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोई खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं जो आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचाते हैं। तो चलिए आइए हम स्वागत कर लेते हैं मिस्टर विनोद टीकू जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिस्टर विनोद टीकू जी जो है, इनको यूपी रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, यानी को इनको यूपी रत्न की उपाधि दी गई है। इसके साथ ही सर ने 1971 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और लगभग 40 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 40 साल का इनको एक्सपीरियंस है, जिसमें 14 साल जम्मू कश्मीर में सर ने अपनी सेवाएं दी हैं। उसके साथ ही 26 सालों से रियल एस्टेट के जितने भी डेवलपर्स हैं उनको सर कंसल्टेंसी देने का लगातार काम कर रहे हैं। और भी ढेरों जानकारियां आपको इनके बारे में देंगे। तो आज का ये प्रोग्राम बेहद खास होने वाला है। आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें और ढेरों जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। तो सर, जैसे कि आप यहाँ पर आए, ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है और आप यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक जानकारियां पहुंचाएंगे, ये भी हमारे लिए बहुत ही खास और अच्छी बात है। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को और कुछ अपने बारे में बताएं और रियल एस्टेट के बारे में बताएं। जैसे आपने ये जिक्र किया कि 71 में मैंने इंजीनियरिंग की है और 76 से लेके 1990 तक मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कार्यरत था और वहाँ पे हम इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको हैंडल कर रहा था मैं। और 90 में मैंने अब शिफ्ट दिल्ली में किया और 90 में मैंने एक कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ, जिस कंपनी जो एक नामी कंपनी देश की है, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में बड़ी प्रोमिनेंट कंपनी है, विच इज़ अंसल ग्रुप। अंसल ग्रुप में हमने ऑल ओवर पैन इंडिया, इवन एट आउटसाइड इंडिया, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स डेवलप किए और मैं एसोसिएटेड रहा उन प्रोजेक्ट्स के साथ। और इसमें हमने मेनली यूपी में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमने एज अंसल्स के साथ एसोसिएट होकर मैं एसोसिएटेड रहा। उसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, इन एरियाज़ में कर्नाटका, केरला, इन स्टेट्स में मैं एसोसिएटेड रहा। इसके अलावा बांग्लादेश एंड सो कॉल्ड जो यूएसएसआर था, उसमें भी 2 प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड जो अंसल्स ने किए थे वो एसोसिएटेड रहा मैं। और इसके अलावा हमारा थाईलैंड में भी ऑपरेशंस थे एज अ जॉइंट वेंचर, उन सारे प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड रहा मैं। और 2015 तक मैं अंसल्स के साथ ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहा था, असिस्ट कर रहा था मैनेजमेंट को। एंड 1 जनवरी 2016 से मैंने अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म लॉन्च की अंडर द बैनर डिज़ाइन कोलैबोरेटिव कंसल्टिंग। और इस बैनर के अंडर जो कंपनी हमने लॉन्च की, इसमें हमने बहुत सारे प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड रहे। और मेनली उसमें प्रोजेक्ट्स हमारे यूपी में हैं, जिनको हम एज प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, कंप्लीट सर्विसेज जो एक रियल एस्टेट डेवलपर को चाहिए होती हैं,
अंडर वन रूफ देने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा हम गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ हमारी एसोसिएशन है, उनके कई प्रोजेक्ट्स हम प्लान और डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके अलावा गाज़ियाबाद में गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, यूपी जल निगम के साथ वी हैव डन, हम कई प्रोजेक्ट्स उनके हमने प्लान और डिज़ाइन किए हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और जिस तरीके से आपने सेवाएं दी हैं ये जानने के बाद हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो आपका कह सकते हैं कि हर एक इंसान का कोई ना कोई योगदान होता है, तो आपका योगदान बहुत ज़्यादा खास और अच्छा रहा है। आपने इतने सालों तक लगातार अपनी सेवाएं जिस प्रकार से दी हैं। जी, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी सर के बारे में कुछ, कि आप सर से कैसे मिले? जी, मैं विनोद टिक्कू जी से करीब 4-5 सालों से एसोसिएटेड हूँ जी। और मैंने इनके अंदर कुछ खास चीज़ें देखी कि एक तो नॉलेज की बात करूँ तो एक इतनी नॉलेज है कि आप किसी भी टॉपिक पे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं और आपको कंप्लीट नॉलेज मिलती है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। और रियल एस्टेट बिल्कुल आपको टू द पॉइंट मिलेगी कि आपको कहीं पर भी सेकंड थॉट नहीं है कि कहीं और जा करके आपको दूसरा ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा मैंने देखा कि भी इतने सालों का जो इतना एक्सपीरियंस है यूपी में काम करने का, उसका एक बहुत बड़े एडवांटेज हम लोगों को मिल सकता है। जो भी रियल एस्टेट में वृंदावन में आकर के काम करना चाहते हैं, यूपी में काम करना चाहते हैं, तो इनके गाइडेंस से हम लोग सब लोगों को एक बहुत बेनिफिट्स मिल सकती हैं। इसके अलावा एक सन सिटी अनंतम जो वृंदावन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हाईटेक सिटी के नाम से वहाँ पर है सर, उसके अंदर पूरी उनकी कंसल्टेंसी रही, इतने बड़े प्रोजेक्ट को उन्होंने मुकाम तक पहुँचाया और आज वो प्रोजेक्ट बहुत फल फूल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सर। सारी की सारी जो प्री प्लान था, उसकी जो मास्टर प्लानिंग थी, उस प्रोजेक्ट की जो DPR थी, उसके ऊपर बारीकी से इतनी अच्छी तरीके से काम किया गया कि वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होकर के मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ और बिक भी रहा है और लोग बहुत उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये सारी प्लानिंग का जो पार्ट रहा है वो सर का ही रहा है। इसके अलावा हम लोगों को या किसी को भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में जाते हैं तो हमें इमीडिएटली उसका सोल्यूशन मिल जाता है। और साथ साथ कोई भी जानकारी किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की हैं, चाहे वो किसी और इनसे कंसल्टिंग की चाहिए, क्योंकि पूरा जो इनका एक ऑफिस है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें हर तरह के लोग उसके अंदर होते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि वन रूफ के अंदर जा कर के हम सब लोगों को सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बिल्कुल परफेक्ट बात है। और हर बड़ा जो इतने भी बड़े डेवलपर्स हैं सारे के सारे सर के साथ टच में रहते हैं और वो अपनी कंसल्टिंग लेते रहते हैं। आज जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जितने भी मार्केट के अंदर अगर आपको नामी ग्रामी प्रोजेक्ट हैं, सभी में ही सर का कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो सर जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग्स की शुरुआत भी इंडिया में सबसे पहले आपने ही की थी, तो उसी प्रकार से जैसे वृंदावन में 2031 का जो मास्टर प्लान है, हम उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि ये क्या है और मास्टर प्लान होता क्या है। अगर मैं क्रूड फॉर्म में आपको इसका एक जवाब दूं, जब एक माँ बाप का बच्चा पैदा होता है, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ तो उस दिन माँ बाप की नज़र उसकी 18 साल की उम्र तक की हो जाती है। फिर उसके बाद कि वो 25 साल का हो जाएगा तो फिर वहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर वो 27-28 साल का हो जाएगा तो शादी करूँगी, फिर उसकी फैमिली का। तो एक माँ बाप राइट फ्रॉम डे वन एक एनविसेज करते हैं कि आगे क्या होगा। मास्टर प्लान वही है, आगे क्या होगा, राइट। मास्टर प्लान में क्या होता है कि देखिए अर्बनाइजेशन जिस रेट पे कंट्री में हो रही है, बेसिक इट इज़ ऑल अर्बनाइजेशन जो है ये लिंक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ हो जाती है। अब आज से अगर मैं बात करूं 20 साल पहले वृंदावन का ही हम ये ले तो वृंदावन की पॉपुलेशन क्या होगी, पर आज पॉपुलेशन, अब जब ये पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जो उस एरिया में आपको फैसिलिटीज़ चाहिए उतनी पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए, आपने उसका एक एस्टिमेट करना है, एक अंदाज़ा लगाना है कि मेरे को आज के 10 साल के बाद यहाँ पे क्या क्या चाहिए, मेरी सड़कें कैसे होनी चाहिए, मेरी ट्रैफिक का उसको मीट करने के लिए मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितने पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके लिए मेरा जो डिस्पोजल नेटवर्क है, चाहे वो सिवरेज है, ड्रेनेज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट ये है। तो ये सारा आप एक प्लानर टेबल पे बैठ के
कुछ बेसिस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, रेगुलेशन नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के। बेसिकली ये सेंसस रिलेटेड होता है, बट सेंसस तो हर बार नहीं होता, बट उसके बाद आप सेंसस से आप एस्टिमेट करते हैं कि आज से 10 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। मेरे को उस पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल क्रिएट करके रखना है, ताकि 10 साल के बाद ये ना लगे कि भाई आज मैंने ये सड़क 8 मीटर 9 मीटर की बनाई है, बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि इस पर तो ट्रैफिक चलता ही नहीं है, रेंगता है, ठीक है। बट अगर मैंने 10 साल पहले एनविसेज किया कि भाई 10 साल के बाद इस सड़क पे मेरा ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या होगी, तो मेरे को आज ही मैं उस प्लानिंग के साथ, ज़रूरी नहीं है कि मैं उतनी सड़क आज बनाऊँ, उसको हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे में 24 मीटर का रखूँगा, आज 9 मीटर बनाऊँगा, 5 साल के बाद उसको 9 को 18 कर दूँगा। तो जैसी मेरी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, बट प्रोविजन मेरे पास होना चाहिए, राइट ऑफ वे होना चाहिए। इसी तरह बाकी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, कितने डिस्पेंसरी चाहिए, कितने हॉस्पिटल चाहिए। सो मेरा ग्रीन बेल्ट कितना चाहिए, मेरे को ग्रीन लंग कितने चाहिए, मेरे को पार्क्स कितने, नेसेसरी नहीं है कि मैं आज उसको बना दूं, बट प्लानिंग में मेरे हैं, और मेरी प्लानिंग जो मैंने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंगली ही चलेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये सारा जो हम मतलब ये जो सारा हम एनवसाज करते हैं, तो इस एनवसाज को एक शेप देते हैं, और वो शेप इज़ कॉल्ड मास्टर प्लान। और वो मास्टर प्लानिंग होती है कि भाई यहाँ पे मेरा स्कूल होगा, यहाँ पे मेरा पार्क होगा, यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल होगा, रोड नेटवर्क मेरा ऐसे होगा। सो वो एक आप चीज़ जो ड्राफ्ट करते हैं, उस पर प्लानर्स हमारी कंट्री में बड़े नामी टाउन प्लानर्स हैं जो उसको प्लान करते हैं। उस डाटा को, क्योंकि बेसिक डाटा का कलेक्ट करके उस डाटा के बेस पे एक प्लानिंग होती है, जिस प्लानिंग को हम नाम देते हैं मास्टर प्लान, और वो गैजेट हो जाता है डॉक्यूमेंट, और उस गैजेट डॉक्यूमेंट के बेस पे अगले 10 साल वही चलता है कि भाई यहाँ पे ग्रीन है तो ये ग्रीन ही रहेगा, इस ग्रीन को कोई रेजिडेंशियल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो उस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली कि मास्टर प्लान का क्या पर्पज़ है, क्यों किया जाता है, और ये एक मॉडर्न डे अर्बनाइजेशन की एक नेसेसिटी है, एक माँ है। उसी के दिए हुए, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता दी हमको, फॉलो करो, तो एक प्लानर आपको मास्टर प्लान देता है, इसी को फॉलो करो जी बिल्कुल। तो 10 साल के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, जैसे कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से 2031 का जो अब मास्टर प्लान है वृंदावन का, उसके बारे में हमें बताया। हम चाहेंगे आप मथुरा का जो मास्टर प्लान है उसके बारे में हमें कुछ जानकारियां दें कि ये कितने एरिया में फैला हुआ है और इसकी क्या खासियत है, ये है क्या? देखिए, जो पूरे इंडिया में मास्टर प्लान आता है, इसी तरह से एक मथुरा डिस्ट्रिक्ट का भी मास्टर प्लान आता है। और मैं अगर इसकी बात करूं मास्टर प्लान की, अपने मथुरा की बात करूं, तो हमारा जो सर्वे था, जो GIS सैटेलाइट के थ्रू जो हमारा एक सर्वे हो रहा था, एजेंसी जो इस पे काम कर रही थी, और सैटेलाइट के थ्रू इस पे जो सितंबर तक का काम पूरा किया उन्होंने, कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें उनको प्लानिंग का पार्ट बना। उसके बाद इसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, या हमारा वाटर बोर्ड है, या हमारा फायर के डिपार्टमेंट है, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, या हमारा मथुरा वृंदावन का विकास प्राधिकरण है, इन सब की राय से एक प्लान जो है बना करके एक सामने हुआ, और उसके ऊपर सारा का जो प्लान है वो सारा का सारा पब्लिकली दिया गया लोगों को, कि आप इसके ऊपर जो भी कोई ऑब्जेक्शन है या कोई सजेशन है या रिकमेंडेशंस हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो सितंबर में सर्वे होने के बाद वो पब्लिक को दिया गया, और अभी कंप्लीट हो गया है, और 31 दिसंबर से पहले वो मार्केट में लोगों के पास, सबके पास आ जाएगा, जिसके ऊपर ये सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी कि ये एरिया कितना है। जैसे कि मैं अगर मथुरा की बात करूँ, तो डिस्ट्रिक्ट मथुरा का जो एरिया है, अगर हम हेक्टर में बात करते हैं, तो 3,32,000 हेक्टर की ज़मीन है, जिसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि करीब करीब 8,30,000 जो है वो आपका एकड़ों में बात करूँ तो 8,30,000 एकड़ हो गया करीब करीब हमारा मथुरा डिस्ट्रिक्ट का एरिया, जिसके अंदर आपका कोसी आ गया, जिसके अंदर छाता आ गया, जिसमें गोवर्धन आ गया, मथुरा आ गया, फरय आ गया, ये सारा का सारा आ गया। इनको अगर मैं तहसीलों में डिवाइड करता हूँ, ये 3,32,000 जो एरिया हेक्टर में मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसको तहसीलों में डिवाइड करूँ तो हमारे यहाँ 5 तहसील लगती हैं, जहाँ पर अलग अलग एरिया की रजिस्ट्री होती है। जैसे कि आपकी मथुरा, छाता, आपका मांट,
आपका गोवर्धन, उसके अलावा महावन। ये 5 जगहों पर रजिस्ट्री होती हैं, जो 5 तहसीलें हैं यहाँ पर एरिया की रजिस्ट्री होती हैं। जो भी नया मास्टर प्लान आने वाला है उसमें डिफाइन हो जाएगा कि ये एरिया रेजिडेंशियल है, ये एरिया कॉमर्शियल है, ये एरिया इंडस्ट्री के लिए है, ये एरिया पब्लिक सर्विसेज के लिए है, ये स्कूलिंग का एरिया, इंस्टीट्यूशनल एरिया है, ये हॉस्पिटलाइज के लिए एरिया है। तो ये एरिया डिफाइन हो जाएगा बेसिकली। ये एरिया डिफाइन होने के बाद सबको ये पता लग जाएगा किस एरिया में क्या चीज़ आ सकती है। जैसे कि जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वो आर जोन में कन्वर्ट हो जाएंगी। आर जोन का मीन रेजिडेंशियल जोन आ जाएगा, वहाँ पर लोगों के मकान बनाने की फैसिलिटी मिलने लगेगी। ये सारा जो प्लान है वो जल्दी ही जल्दी कंप्लीट होकर के आने वाला है और 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, उसमें सब लोग काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें सब लोग काम करेंगे। तो मास्टर प्लान के बारे में आपने बताया, लेकिन जैसे आपके पास बहुत सारे जो कॉल्स आते हैं, कोई आपसे कहता है कि हमें धर्मशाला बनानी है, कोई कहता है गौशाला बनानी है, कोई कहता है होटल्स बनाने हैं, तो आप उनको मास्टर प्लान से जोड़कर क्या गाइडेंस देते हैं? देखिए, मेरे पास जो कॉल्स आती हैं तकरीबन, जैसे मैं बताऊं कि 2021 का जब तक मास्टर प्लान था जो अभी तक चल रहा है, मेरे पास कॉल आती थी कि हम ये खेत ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो है धर्मशाला बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पर ज़मीन ले रहे हैं, यहाँ पर ये काम करना चाहते हैं। बेसिकली क्या है कि लोगों को मास्टर प्लान की जानकारी ही नहीं होती है। उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि किसी भी एरिया के अंदर कुछ भी बनाया जा सकता है। बट मैं अब उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। एक गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, उन्होंने एक एरिया आइडेंटिफाई किया होता है कि इस एरिया में आप ये काम कर सकते हैं, इस एरिया में ये काम कर सकते हैं, इस एरिया में ये काम कर सकते हैं। उसी के स्पेसिफिक जो एरिया होते हैं उसी की हमें प्लानिंग लेकर के उसकी अथॉरिटी में जाना होता है, उसकी अथॉरिटी से अप्रूवल्स कराने होते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड्स होती है, तो एग्रीकल्चर लैंड का डेफिनेशन का मीनिंग यही है कि वो एग्रीकल्चर लैंड है। उस पर अगर हम कोई काम कराना चाहते हैं तो उसकी एक कन्वर्जन होती है, उस कन्वर्जन का एक प्रोसेस होता है। उस कन्वर्जन के प्रोसेस में जाने के बाद ही हम वहाँ पर कोई चीज़ बना सकते हैं। तो इस तरह नहीं होता कि कोई भी किसी भी एरिया में कुछ भी कर सके बनाने को। ठीक है, यूपी के अंदर कोई चीज़ें या पूरे इंडिया में चीज़ें बनती हैं, बट वो रेगुलाइज नहीं होती है, इलीगल होती है। ऐसी एक्टिविटी से बचना चाहिए हम लोगों को। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और सर, जैसे आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी मास्टर प्लान के बारे में, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहे वृंदावन में या कहीं भी, तो उसको कौन सी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है, कभी लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है, या कहें उनका जो पैसा इन्वेस्ट किया गया होता है वो उनके काम नहीं आता। मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर वे पूर्ण रूप से विश्वास कर लेते हैं और कहीं ना कहीं इसको फ्रॉड ही कह सकते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। तो ऐसे में जो कहीं पर कुछ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को? देखिए, आजकल के टाइम में चूँकि गवर्नमेंट की साइड से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बिठाई गई जिसका रेरा नाम दिया गया, और ये हर एक स्टेट में एक रेरा अथॉरिटी बनाई गई है, एक्सेप्टिंग हरियाणा, जहाँ पे 2 अथॉरिटीज़ हैं। एक अथॉरिटी गुड़गांव को कंट्रोल कर रही है, एक अथॉरिटी बाकी हरियाणा को कंट्रोल कर रही है। एज़ पर जो नया कानून है उसके मुताबिक अगर कोई आदमी कोई डेवलपमेंट शुरू करता है, उस डेवलपमेंट में वो सेल तब तक कर नहीं सकता जब तक कि उसका प्रोजेक्ट रेरा में अप्रूव ना हो। अगर आप किसी डेवलपर का प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, पहली चीज़ आप इंश्योर कर लीजिए क्या ये प्रॉपर्टी रेरा में अप्रूव है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर सोच लीजिएगा कि इंटेंशंस कुछ क्लियर नहीं है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट मेजर है कि जो लैंड जिस पे ये प्रॉपर्टी आ रही है, अंडर रेरा एक्ट जो भी डेवलपर है उसने ये डिक्लेयर करना है कि ये ज़मीन अगर मैंने खरीदी है तो कहाँ से खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री तक वो रेरा में उसको जमा करानी पड़ती है। उस पे उसका जो नक्शा बनाया है उसने काम करने के लिए, क्या ये नक्शा जो भी नोडल अथॉरिटी है, कई जगहों पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, कई जगहों पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, कई जगहों पे हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट्स हैं, कहीं पे टाउन प्लानिंग वाले हैं। तो जैसे जैसे जिस स्टेट में जैसा भी कोई अथॉरिटी है, जिस एरिया की जैसे भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो भी है, क्या उन्होंने वो नक्शा अप्रूव किया है या नहीं। अगर नक्शा अप्रूव नहीं किया हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, प्लीज़ डोंट फिश इनटू दोज ट्रबल वाटर्स, दैट्स अ ट्रबल वाटर फॉर यू। तो अगर आपने
बेसिक में आजकल के दिनों में, आजकल के कानून के तहत अगर आपने रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी खरीदी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, रेरा रूल्स, ये रेरा की अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब कोई अप्लाई करता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट उसने अपलोड करने होते हैं, और उसमें कि अगर सपोज कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, 100 अपार्टमेंट है, उसने वहाँ पे रेरा में एक एक अपार्टमेंट का कारपेट एरिया मेंशन करके देना है कि ये कारपेट एरिया होगा मेरे यूनिट का। अब आपको पता है, आप साइट पे जाइए, उनकी आपको सारी डिटेल उस प्रोजेक्ट की आपको ऑन स्क्रीन मिल जाएगी। सो यू आर कॉन्फिडेंट। ये नहीं है कि उसने वहाँ पे लिख दिया कि मेरे जो कारपेट एरिया है 150 स्क्वायर मीटर है, आप खरीदने गए तो उसको आपको बोल दिया नहीं ये तो 155 है। ऐसा नहीं है। अगर वहाँ रेरा में उसने डिक्लेयर 150 किया हुआ, वो 151 भी नहीं कर सकता उसको, ही कैन नॉट सेल। मतलब एक कस्टमर को, एक बायर को वो 151 स्क्वायर मीटर भी नहीं बेच सकता। तो अगर रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि ये प्रॉपर्टी प्रॉपरली एक गवर्नमेंट की एजेंसी से स्क्रूटनाइज्ड है और प्रॉपर है। एक तो वो हो गया। दूसरा वो है कि जो रेरा में प्रॉपर्टीज फॉल नहीं करती, क्योंकि रेरा में भी एक लिमिट है कि भाई मतलब जैसे आप ग्रुप हाउसिंग कर रहे हैं, अगर 6 यूनिट हैं तो रेरा की रजिस्ट्रेशन चाहिए, 6 यूनिट कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह पे अगर आप प्रॉपर्टी कर रहे हैं कि जैसे फ्लोर बनाते हैं, प्लॉट पे 3 फ्लोर बना दिए, उनमें एक इंडिविजुअल का जो आप देख रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल का ये है कि भाई कोई भी जाके वहाँ से खरीद सकता है, तो उसमें यही ज़रूरी है, एक देख लीजिए आपका नक्शा अप्रूव्ड है उसका, दूसरा उसके लैंड के पेपर क्लियर हैं, उसके नाम रजिस्ट्री है, म्यूटेटेड है लैंड उसके नाम पे। ये मेजर दो एस्पेक्ट्स हैं इसके, ठीक है ना। तो बाकी ये है, जिस तरह हम शादी के लिए हमारे बच्चे लड़की देखने जाते हैं, पहले लड़की लड़के को देखती है, लड़की लड़के को देखती है, फिर एक फैसला होता है हाँ जी ये होगा, ठीक है ना। इसीलिए मेरी विनती ये है कि वो भी लड़की ही है, आप उस प्रॉपर्टी को जाके देखिए पहले, कागज़ों पे मत करिए ये काम, बगैर देखे मत कीजिए। कागज़ तो आप देख लेंगे, पर साइट पे भी जाके देख लीजिए कि वाकई में है नहीं है, बन रही है नहीं बन रही है। जब आप मुतमईन होंगे तब इन्वेस्ट कीजिए, तो प्रॉपर्टी खरीदिए, तो कोई दिक्कत वाली काम नहीं है। इसमें कुछ हुआ है, बट मेरे ख्याल से अब जब से रेरा आई है तो चीज़ें डेफिनेटली है स्टार्टेड लुकिंग अप, चीज़ें अब स्टेबल हो गई हैं। आप रोज़ पढ़ रहे होंगे कि आज उधर इंटरवेंशन है रेरा की, इस प्रोजेक्ट में रेरा की इंटरवेंशन है, बिल्डर को नोटिस दिया है, बिल्डर को पेनलाइज किया गया है। तो अब थोड़ा वो आज से 5 साल पहले वाला सिस्टम नहीं है। इन लास्ट 5 years थिंग्स हैव चेंज्ड। रेरा हैज़ बीन अ बून फॉर बायर्स। मतलब रेरा के आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो लोग फ्रॉड के शिकार हो जाते थे, अब वह खुद को बचा सकते हैं, सिक्योर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं, प्रोवाइडेड वो अपना थोड़ा बिफोर इन्वेस्टमेंट, बिफोर बाइंग ए प्रॉपर्टी, एक बार रेरा की वेबसाइट पे जाइए, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं शजराए नस्ब, वो तक आपको मिल जाता है। जब आप उस प्रॉपर्टी के पोर्टल पे जाएंगे, उस प्रॉपर्टी के पेज पे जाएंगे, सारी डिटेल मिलेगी, डेवलपर कौन है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। एवरी डिटेल इज नाउ यू हैव टू गिव फर्निश टू रेरा। तो अब ये बेटर है, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द बायर्स। जैसे कि आपसे हम हमेशा एक सवाल पूछते हैं वृंदावन के बारे में, जो कि आप बताते हैं हमेशा कि क्या कुछ नया आया वृंदावन में, तो इस बार भी हमारा यही सवाल होगा। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास है वृंदावन में। देखिए, इस समय जो वृंदावन में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो एक मेजर कंसर्न आ रहा है ट्रैफिक का। एक ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। हालांकि पीछे कोविड आ गया था, तो कोविड में लोगों का घर से निकलना कुछ कम हो गया था, तो ट्रैफिक की समस्या फॉर द टाइम बिंग कुछ कम हो गई थी। लेकिन आज की डेट में कोविड का जो इफ़ेक्ट है काफ़ी कम होने के कारण से सब लोग जो है, जो रुके हुए तीर्थ यात्री थे वो भी आ रहे हैं, जो फ्रिक्वेंटली हर महीने आते थे वो भी आ रहे हैं, जो हर साल आते थे वो भी आ रहे हैं। तो इतना जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, इस ट्रैफिक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस यहाँ पर जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर है। इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज हो रही हैं, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि करीब 48 करोड़ रुपए का एक बजट सेंक्शन हुआ है, जिसमें मथुरा वृंदावन के 20 चौराहों को चुना गया है।
इस 20 चौराहों पर एक सिस्टम जो लगने जा रहा है, वो सिस्टम एक इस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक सिस्टम है जहाँ पर आपको कोई भी ट्रैफिक का पुलिस वाला नहीं मिलेगा। यहाँ कैमरे लगे होंगे और आपको रेड लाइट्स होंगी और उसी को ओबे करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। अगर मान लीजिए बिना हेलमेट के आप उस चौराहों को क्रॉस करते हैं या आप उस एरिया में कोई भी ऐसे ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम से आपके घर पे इमीडिएटली चालान पहुंच जाएगा। इसके अलावा हर चौराहे पे एक सिस्टम जनरेट हो रहा है टेलीफोनिक का। अगर आप कोई भी किसी को इमरजेंसी है, उस चौराहे पे एक टेलीफोन बूथ बना होगा, वहाँ पर जा कर के आप जो पुलिस है और उसके अलावा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो लोग हैं और उसके अलावा कोई भी इमरजेंसी है तो आप कॉल करके उनसे बातचीत करके अपनी समस्या का बता सकते हैं। तो ये जो टेलीफोनिक सिस्टम है और ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये इस पर काम हो गया है। 48 करोड़ रुपये का मैंने बताया कि बजट है। उसके अलावा एक मथुरा के अंदर जैसे कि हमारे कुछ एरियाज़ हैं जिस एरिया में टेम्पलों की आपस में जब मूवमेंट करनी होती है, एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल में तीर्थ यात्रियों को जाना होता है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वहाँ पर जो रोड्स हैं ब्लॉक हो गई हैं और जो स्ट्रक्चर है वो अब इस तरह से नहीं है कि रोड को चौड़ा किया जा सके, फ्लाईओवर्स की जगह नहीं बन पा रही हैं। तो जो रिवर फ्रंट के एरियाज़ हैं वहाँ पर एक सस्पेंशन ब्रिज वगैरह का प्लानिंग चल रही है, जिसका सर्वे चल रहा है आजकल, जिसमें सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए जाएंगे। जैसे कि आपने लक्ष्मण झूला देखा होगा, इसका नाम सुना होगा। इस तरह के ब्रिजेस को देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये ब्रिजेस को बनाया जा सकता है ताकि ट्रैफिक की समस्या को समाधान किया जा सके। तो इस पर अभी काफ़ी काम चल रहा है, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और कहते हैं ना कि लोग तो यही चाहते हैं कि उनको सुविधाएं प्राप्त हो जाएं और आप उनको बताते हैं कि सुविधाएं कैसे उनको प्राप्त हो सकती हैं। वृंदावन में प्रॉपर्टी लोग खरीदना चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है कि उनको श्री कृष्ण से जुड़ने का एक मौका मिल जाए। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग बहुत ज़्यादा वृंदावन से अट्रैक्ट हो जाते हैं? वैसे तो हम काफ़ी बार आपसे जान चुके हैं, लेकिन हो सकता है हमारे कोई नए जो है दर्शक हमसे जुड़े हो, तो मैं चाहूँगी आप उनको बताएं कि वृंदावन से खुद को जुड़ा हुआ लोग इतना क्यों महसूस करते हैं और क्यों उनको वहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। देखिए कि वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदने का मकसद सिर्फ आपका पैसा कमाना नहीं होता। वृंदावन में एक छोटी सी प्रॉपर्टी लेना मतलब बहुत ही कम कीमतों में आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। वहाँ पर प्रॉपर्टी लेने का मतलब है कि आपका किसी एक भगवान की नगरी से कनेक्ट होना, आपका जुड़ जाना। आपकी अगर प्रॉपर्टी होगी तो आप कभी कभी उसको देखने के लिए आएंगे, कभी कभी रहने के लिए आएंगे। जिस बहाने आपको बिहारी जी के दर्शन करने का मौका मिलेगा, वृंदावन में घूमने का मौका मिलेगा। जिस भी आप घर में, जिस भी ऑरा में, जिस भी तरीके से आपकी ज़िंदगी जी रहे हैं, उस एक बिजी शेड्यूल के अंदर से आपको एक मौका मिलेगा कि आप एक ऐसी पॉजिटिव जगह पे जाते हैं जो भगवान के बिल्कुल नज़दीक हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि जब आप वृंदावन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वृंदावन प्रॉपर्टी का सोच के वृंदावन प्रॉपर्टी ना लें। आप ये माने कि आप वृंदावन में श्री कृष्ण जी के घर में आ रहे हैं। बिल्कुल। और आपको श्री कृष्ण जी के घर में आने का मौका मिल रहा है, वृंदावन में आने का मौका मिल रहा है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने पूरा बचपन यहाँ पर गुजारा था, राधा रानी के साथ। सारी आपकी कथाएं आपने सबको मालूम है यहाँ पर। तो एक पॉजिटिव एनर्जी और एक पूरा आपको दिनचर्या से निकल के एक अच्छे सुख शांति की जगह मिल रही है जहाँ पर आप बहुत अच्छा रह करके महसूस कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि वहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट है आरपीएस ग्रुप लेकर के आ रहा है, आरपीएस ऑरिया रेजिडेंसी के नाम से। जल्दी ही आपको अगले शोज में जो है उसका डिटेल भी जानकारी आएगी। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स जो पूरे दिल्ली एनसीआर में काम किया करते थे, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो डिमांड को देखते हुए, लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए और इतना जो क्राउड आ रहा है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस हिसाब से नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें ला करके उनको देने की तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल, अवश्य ही आपसे जानने का प्रयास करेंगे। जो आपने बताया सारी जानकारियां आपसे लेंगे। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां आप दोनों ने हमारे दर्शकों को दी, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।